हमें मालूम है अपना हुनर, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बना लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल पर। साथियों, हमारी पिछली जो कक्षाओं का विषय था राजस्थान का सामान्य परिचय। परिचय में नामकरण, संभागीय व्यवस्था, जिलों का निर्माण, राजस्थान की परिचय को लेकर तमाम जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की। आज का जो वीडियो होगा साथियों, राजस्थान का ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का दूसरा बिंदु होगा। पहला तो राजस्थान का परिचय हो गया, आज है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। साथियों, भौतिक प्रदेश राजस्थान की स्थलाकृति के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, किन किन लोगों ने बांटा है, बांटने का आधार क्या था, और ये शुरुआती जो पर्दे के पीछे की कहानी है, यानी भौतिक प्रदेश के जो पीछे की कहानी है वो क्या है, आज जानेंगे उनके संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो पूरी इन डेप्थ है और हमने कंटेंट को छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया है, और जितनी किताबी की जटिल भाषा है आपको सरल व सहज भाषा में अपन बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो विषय होगा वो होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपनी राय दी, कैसे बना, क्यों बना, कब क्या दिनांक थी, आज उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, भौतिक प्रदेश को पढ़ाने से पहले जो इसकी जो पहले की व्यूह रचना उनको अपन देखेंगे क्या होता है। साथियों, एक बात है, एक समय की बात है कि एक विद्वान होते हैं, विद्वान का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर साहब। साथियों, अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, जो एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, कहां के थे? जर्मनी के भूगोलवेत्ता। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत साथियों 1912 में दिया था। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने इस सिद्धांत में यह बताने की कोशिश की, जो कि हमारा जो संपूर्ण जो विश्व है साथियों, हमारा संपूर्ण ये विश्व है, जो एक भौगोलिक रूप से एक पिंड का रूप था। क्या था? एक पिंड का रूप था। जैसे अपन ये मान ले तो ये पिंड हो गया। ये संपूर्ण अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था 1912 में। यह संपूर्ण एक पिंड का रूप था। जैसे इस पिंड को अपन कहते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं? पेंजिया। अब आपको आसपास का ये दिखता होगा, ये खाली सा, ये क्या है साथियों? ये कठोर भाग था, यानी पिंड एक कठोर भाग था, जिसको अपन पेंजिया नाम दिया, जो अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत में दिया था। और ये जो आसपास है, ये एक पानी का रूप था। पानी को अपन सागर, तो एक सागर था। सागर मतलब चारों ओर पानी था इस कठोर भूभाग के, उसको अपन बोलते हैं पेंथालासा। ऐसी बात हमें इस सिद्धांत में मिलती है। साथियों, धीरे 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 कुछ समय के बाद एक काल आता है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग आता है? कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। कहा जाता है कि धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ इनमें कुछ परिवर्तन आया, भौगोलिक हलचल हुई, और कार्बोनिफेरस काल में ये पेंजिया दो भागों में बट गया था। दो भागों में भी कौन से? जैसे ये संपूर्ण ये भौगोलिक पिंड हो गया, और ये दो भागों में बट गया था ये पेंजिया। जैसे एक भाग तो ये बन गया और एक भाग ये बन गया। रूप दोनों पेंजिया के थे, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम हो गया, हमने नाम रख दिया। जैसे अंगारा लैंड,
और इनको नाम दिया गोंडवाना लैंड। साथियों, हमें पूछते हैं कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ, ये दो भागों में बटा, तो वो कौन सा युग था? तो सीधा हमारा उत्तर होगा कार्बोनिफेरस युग। इस युग में पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये आसपास का पानी ये कुछ तो साइड में हो गया और जो बीच में ये भाग बचा, जैसे ये यहां पर दोनों पास में था और ये दोनों अलग अलग हुए, तो बीच में जो सागर बना पेंतालासा सागर था, और इसमें चारों ओर पानी आ गया। ये दोनों अलग अलग हो गए। ये यहां पहले एक था, यहां पर अलग हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पेंजिया बाकी भाग बने, और ये जो पानी था, ये पानी इधर बीच में एक नाम के रूप में सामने आया, जिसे अपन कहते हैं 33 सागर। 33 सागर। हमें पूछते हैं कि पेंजिया का विभाजन दो भागों के रूप में हुआ, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और इनकी जो बीच की भूमि थी जहां पर कुछ मात्रा में पानी था, जिसे अपन बोलते हैं 33 सागर। क्या था साथियों? 33 सागर। ये चारों ओर भी पानी था, 33 सागर, यानी इधर भी और चारों ओर ये 33 सागर बना। धीरे धीरे बने और फिर धीरे धीरे समय की गति के साथ साथ और परिवर्तन होते गए, भूगर्भिक हलचल होती गई, और कहा जाता है कि धीरे धीरे ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग भागों में टूटते गए, अलग अलग भागों में टूटते गए। जैसे जैसे कई भाग ये बना, कई ये भाग बना, कई ये बना, कई ये बना, कई ये बना, कई ये बना, और बीच बीच में पानी जाता गया। साथियों, कहा जाता है कि जहां जहां ये अस्थल भाग आए थे ना, कठोर भाग, यहां तो बना महाद्वीप, और जहां जहां पानी गया था, जैसे ये पानी गया था, इस पानी को बोलते हैं महासागर। और इन्हीं को वर्तमान में अपन बोलते हैं, जहां पर स्थल भाग पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, महासागर है। तो ये शुरुआत की यही कहानी थी। अल्फ्रेड वेगनर साहब आते हैं, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो 1912 में दिया था। और उनके अनुसार संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे अपन पेंजिया नाम देते हैं, जिसके चारों ओर पानी था, जिसे अपन पेंतालासा कहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ भूगर्भिक हलचल हुई और पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और बीच में जैसे जैसे सागर बना, उसको बोलते हैं 33 सागर। और धीरे धीरे इन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में भी भिड़ंत हुई। क्या हुई? भिड़ंत हुई। ये आपस में टकराते गए, और टकराने के दौरान ये मिला कि जहां जहां कठोर भाग टूटकर चला गया, उसे अपन बोलते हैं महाद्वीप, और जहां जहां पानी का फैलाव गया, उसे बोलते हैं महासागर। साथियों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद अपन बढ़ते हैं कि इनके फलस्वरूप राजस्थान के संदर्भ में क्या है और भारत के संदर्भ में क्या है। जैसे मैं इसको मिटाता हूं, यहां तक अपन समझ गए। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है कि मैंने पहले लिखा नहीं है, और सीधा मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और खुद ही लिख रहा हूँ, और साथ साथ अपन समझ भी रहे। साथियों, धीरे धीरे कहा जाता है कि जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी, है, ये स्टैंड है। साथियों, ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जैसे उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती, ऐसे करती घूर्णन, ऐसे घूर्णन करती है।
ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो जो हमारा ये पूरा ग्लोब था, ऐसे करने पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने पर जितना भी पानी था ना, ये पानी इस पृथ्वी घूर्णन के साथ साथ पूर्व की ओर चला गया, पूर्व की ओर चला गया। कहा जाता है कि विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। कहां पर है? पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर होने का मुख्य कारण है कि जो पानी का बहाव है पृथ्वी की घूर्णन की गति के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया। तो ये ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान में जो मरुस्थल का निर्माण है अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र में होगा, क्योंकि पानी की कमी यहां महसूस होने लगी। ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश का इससे क्या लेना देना है। साथियों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश को आपको पता है 4 भौतिक प्रदेश, लेकिन शुरुआती दौर में किन किन विद्वानों ने किन किन प्रकार में बांटा है, किस आधार पर बांटा है, आज इनकी अपन चर्चा करेंगे। साथियों, एक विद्वान होते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा का कहना है कि राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। यह बांटा है तो कब बांटा है? किताब होगी, बिल्कुल एक किताब है। उनके किताब का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। राजस्थान का भूगोल इनकी किताब का नाम था। यह शायद 1968 में एक पब्लिकेशंस थे, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में जो बांटने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो था प्रोफेसर वीसी साहब। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा। इनकी किताब का नाम है राजस्थान का भूगोल, जो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट द्वारा 1968 में प्रकाशित हुई। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे कौन से? 7 भागों में बांटा। जो 7 कौन कौन से थे? बिल्कुल 7 की अपन बात करते हैं। जैसे ये अपन ने राजस्थान बना दिया, यानी राजस्थान मैप पर समझेंगे शायद ये चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आएगी और अपन भूलने के जो चांसेस है वो कम होंगे। जैसे ये राजस्थान है, थोड़ा सा आउट बनाइए और सर 2 मिनट। साथियों, जैसे इसको नक्शे को बनाने में यदि आपकी लगातार प्रयास नहीं है, आप बनाने की हैबिचुअल नहीं हो, तो ये अच्छे से बनेगा नहीं। चलो, ये राजस्थान का मैप अपने बनाने का प्रयास किया। जैसे साथियों, राजस्थान का भूगोल बुक में वीसी मिश्रा साहब ने 7 भागों में बांटा है। वो 7 भाग कौन से? साथियों, पहला भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश कौन सा है? जैसे ये, जहां चारों ओर रेत के टीले हैं। यदि आप किसी के सर फोड़ना चाहो, किसी का पत्थर ढूंढो, तो कई किलोमीटर तक पत्थर तक नहीं मिलेंगे। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश, जो पहला वीसी मिश्रा साहब ने जो पहला क्लोज बताया वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा साथियों अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां रेत के टीले कुछ मात्रा में सर्वाधिक कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, जहां पर जोधपुर का कुछ भाग, गंगानगर का कुछ भाग और जो जैसलमेर का फलोदी, पोखरण, ये क्षेत्र, जहां पर रेत के टीले इतने नहीं है जितने शुष्क मरुस्थल में है, अर्ध शुष्क। और तीसरा है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र या नहरी प्रदेश, राजस्थान में गंगनेर, इंदिरा गांधी नहर, जहां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों को लाभान्वित करती, तो ये नहरी क्षेत्र हो गया। और कुछ हिस्सा शेखावटी क्षेत्र का भी आता है।
पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क नहरी क्षेत्र। और नंबर 4 पर आता है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश यह हो गया, ये अरावली जो खेतरी, सिंगाड़ा, झुंझुनू से स्टार्ट होती है और ठेठ बर्मा, सिरोही तक ये 692 किलोमीटर लंबी है। आइए अरावली के बारे में अपन विद डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। यदि अपन अभी तो बौद्धिक प्रदेशों को जो विभाजन हुआ था, जो किन किन विद्वानों की राय है वो है। और 5वें नंबर पर आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। साथियों, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश आपको पता है कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा कुछ क्षेत्र और सवाई माधोपुर का एरिया, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये बेसिकली मैदानी प्रदेश है। हम सबको पता है जहां पर मैदान होता है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया सर्वाधिक डेवलप होता है, क्योंकि वहां पर आने जाने की सुविधा ठीक ठाक होती है। जब मैदान है तो वह बारिश होती है, बारिश के साथ साथ फसलें होती है, फसलें से आय व्यय के साथ साथ यानी उद्योगों का यानी ठीक ठाक बोलबाला रहता है। यह उद्योग हो गए। और एक है 6 नंबर पर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश एक है दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी थोड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का एरिया, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया, यह आ जाता है दक्षिणी पूर्वी। और 7वें नंबर पे साथियों चंबल की बीहड़। चंबल के बीहड़ साथियों, चंबल के बीहड़ आप सभी को पता है कि ये जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और बांसवाड़ा की खादू लगभग यहां से राजस्थान में प्रवेश करके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बहती हुई अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। इतनी तेज धाराओं में बहती है, जहां से बहती है वहां पर बड़े बड़े गड्ढे कर देती है, जिसे बेडलैंड एरिया, उत्खात भूमि, डाकुओं की शरण स्थली, अनेक नामों से जाना जाता है। तो चंबल का एक विशेष क्षेत्र जो कोटा, मालवा आदि का राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी एरिया है, इनको कवर किया है। ये 7वां पॉइंट चंबल के बीहड़ है। तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान को सर्वप्रथम बौद्धिक प्रदेशों के आधार पर जिन्होंने बांटा है वो है प्रोफेसर विश्वा साहब। उन्होंने 7 भागों में बांटा है। राजस्थान में भूगोल किताब है, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट 1968 से प्रकाशित होती है और ये 7 भाग आपके सामने है। यहां तक कि कहानी समझ में आई होगी। और अगला जो बांटने का प्रयास किया था, इसको मिटाने के बाद अगला लिखेंगे। जैसे पहले इनको मिटा देते हैं। नहरी क्षेत्र, अरावली, कृषि, यानी ये 7 भाग। और पर्सन कैसे आता है, जैसे ये भी तो है ना, पर्सन आएगी कैसे इसमें से, यानी अपना बिंदु लिख देते कर राजस्थान के मध्य प्रदेश। हमने वीसी साहब का पढ़ा। दूसरा है 1968 के एक विद्वान है ए.के. सेन। ए.के. सेन ने 1968 में राजस्थान को बौद्धिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। और तीसरा है रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को बांटने का प्रयास किया। और इन्होंने जो बांटने का जो आधार बनाया वो था क्लाइमेट। वीसी मिश्रा साहब पहले 1968 में, फिर ए.के. सेन और रामलोचन सिंह, और अंतिम और सर्वमान्य जो 4 नंबर पर आते हैं, अंतिम और अपन जो सब पढ़ते हैं, अंतिम सर्वमान्य, अंतिम और सर्वमान्य बांटा है हरिमोहन सक्सेना साहब। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा साथियों। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भौतिक प्रदेशों में। जैसे इन्हीं को वापिस एक नक्शा के आधार पर देखते हैं। ये राजस्थान का नक्शा हो गया।
अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और हर बात में मैप बना रहे हो तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि मैपिंग पर कोई चीज को बनाना और उन्हें डायग्राम फ्रेम करना वो माइंड में सीधा सेट होता है। जैसे अंतिम सर्वमान्य सिद्धांत हरिमोहन सक्सेना साहब ने बांटा है से 4। पहला है मरुस्थल और दूसरा बांटा है अरावली के रूप में। तीसरा दिया है पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान, यानी कि 1 2 3 4। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है पठारी प्रदेश, पठारी मैदानी प्रदेश और अरावली प्रदेश। और पहला है मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, यानी कि ये पश्चिम की ओर है इसलिए पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। यह हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा है, मरुस्थल, अरावली मैदान और पठारी प्रदेश। इन्हीं को अपन सर्वमान्य मानते हैं। और राजस्थान में जितनी भी किताबें चलती है इन्हीं के आधार पर चलती है। और इनकी किताब का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या था? राजस्थान का भूगोल, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है। और सर्वमान्य एक अच्छा पब्लिकेशन से और राजस्थान गवर्नमेंट का ऑथेंटिक ऑथर माना जाता है। और वहां से पर्सन अपन रेट लगा सकते हैं और एक ऑथेंटिक डाटा है। इसलिए सर्वमान्य अंतिम सिद्धांत मरुस्थल प्रदेश, अरावली मैदानी, पठार, ये 4 भागों में हरिमोहन सक्सेना साहब ने बांटे। यहां तक ये कहानी आपको समझ में आई होगी साथियों। और अगला जो हमारा क्लोज होगा, यानी कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का पहला प्रयास वीसी मिश्रा साहब ने किया था। दूसरा AK सेन 1968 ने, रामलोचन सिंह ने 1971 में, जो क्लाइमेट के आधार पर था। अंतिम रूप से हरिमोहन सक्सेना साहब ने। यह तो हमने राजस्थान को भौगोलिक फिक्चर के आधार पर बांटने का प्रयास किया। अब जो एक एक भौतिक प्रदेश की अपन आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आज अपन, मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं व्यू कि कल की वीडियो कैसी होने वाली है और किन इनका क्या क्या आयाम हो गए। जैसे राजस्थान को भौतिक प्रदेश में हरिमोहन सक्सेना साहब ने कितने भागों में बांटा है? 4 भौगोलिक प्रदेशों में। मरुस्थल, अरावली, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। जैसे कल का हमारा वीडियो होगा मरुस्थल पर। किस पर होगा? मरुस्थल पर। मरुस्थल भी साथियों, मरुस्थल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है। जैसे पहला है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। और मरुस्थल का दूसरा प्रकार है अर्ध शुष्क। ये साथियों 4 भागों में बांटा। गग्गर प्रदेश या गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और चौथा था गोडवार प्रदेश। ये 4 भागों में, यानी कल का हमारा वीडियो इसके ऊपर होगा। अब इसमें क्या क्या होगा? मरुस्थल शुष्क प्रदेश, वहां की वनस्पति, वहां के लोग, वहां के जीव जंतु, वहां की मुख्य विशेषता, किस प्रकार मरुस्थल राजस्थान को प्रभावित करता है, मरुस्थल को होने से राजस्थान को क्या हानि है, मरुस्थल को होने से क्या लाभ है, तमाम वे जानकारी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। बालू का स्तूप युक्त, यानी जहां बालू के रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, ये टीले क्यों पाए जाते हैं, टीले कितने प्रकार के पाए जाते हैं, पिछले एग्जाम में इन टीलों से कैसे प्रश्न आए, इनकी जानकारी लेंगे। बालू का स्तूप मुक्त, वह क्षेत्र जो राजस्थान बालू को स्तूप मुक्त प्रदेश है, मुक्त हेतु क्यों है, और बाकी मुख्य विशेषता क्या है, जीव जंतु क्या है, क्लाइमेट, वर्षा, वनस्पति, तमाम जानकारी अपन लेने की कोशिश करेंगे। अर्धशुष्क मतलब जैसे गग्गर, यानी आप मरुस्थल के एरिया के सीधे रहो, जैसे शेखावटी क्षेत्र,
गग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, गगननगर निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये निकलने के क्या क्या फायदे, इसकी कृषि क्या होती है, वहाँ के मैदानी क्षेत्र, वहाँ की विशेषताओं को लेकर इनकी जानकारी होगी। शेखावटी प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, नमकीन चट्टाने और बांका पट्टी, तमाम वे प्रश्न की बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए। नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि में नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता है, नागौर के जो वो बांका पट्टी अजमेर का क्षेत्र है और वहां पर नागौर उच्च भूमि की मुख्य विशेषता अपन लेंगे। उसके बाद में गोडवाट प्रदेश, गोडवाट प्रदेश का मतलब ये होता है कि लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलने के बाद कहा जाती है किस सागर में मिलती है, इसकी निकलने की जो मुख्य प्रोसेस क्या होती है, बीज की क्या क्या विशेषता रखती है, और इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, हमने चीजों को पूरा बताने का प्रयास किया, फिर भी किसी चीज, मानव है, इंसान है, गलती हो जाती है, इंसान गलतियों को भंडार है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।